इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एमए हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम MHD 5 यानी साहित्य सिद्धांत और समालोचना से संबंधित एक वीडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विचारक लॉन्गिनोस या जिन्हें लॉन्जाइनस भी कहा जाता है, उनके अवधारणा पर विचार करेंगे। उनकी अवधारणा का नाम है उदात्त की अवधारणा। तो इस उदात्त की अवधारणा पर आज के इस वीडियो कार्यक्रम में चर्चा होगी। उदात्त जिसे अंग्रेजी में सबलाइम कहते हैं, और इनकी अवधारणा जो उदात्तीकरण या सबलिमेशन कह सकते हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे। लॉन्जाइनस कौन थे और उनका समय कौन सा है, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लें। लॉन्जाइनस जो है, उनका समय ये माना जाता है कि वो 3री शताब्दी के एक बड़े विचारक थे, यूनानी थे, यूनान के रहने वाले थे, लेकिन वो यूनान से इटली यानी कि रोम आ गए थे। और रोम की जो 3री शताब्दी की एक महारानी थी जेनोविया, उन जेनोविया के दरबार में वो मंत्री भी रहे, उनके काफ़ी विश्वास पात्र थे। लेकिन लॉन्जाइनस जो है वो अपने विचारों में परंपरावादी नहीं थे। उन्होंने प्लेटो, अरस्तु आदि सबों का अध्ययन किया था, लेकिन उनकी अपनी जो दृष्टि थी, अपना विचार जो था, वो काफ़ी अलग था। और उन्होंने इन महान विचारकों का अनुकरण नहीं किया। खास बात ये थी कि विचारों में वो काफ़ी स्वाधीन थे, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले थे, देश प्रेमी थे, स्वाधीनता प्रेमी थे, और वो पराधीनता के, उत्पीड़न के, वर्ग भेद के, दासता के विरोधी थे। उस ज़माने में जब यूरोप में दासता जो है एक सामाजिक स्वीकृति मिली हुई थी, उस समय लॉन्जाइनस जो है वो दासता विरोधी थे और स्वतंत्र विचारों के समर्थक थे। उन्हें कुछ विचारक उनके विचारों के कारण स्वच्छंदतावादी मानते हैं, कुछ उन्हें शास्त्रीयतावादी यानी क्लासिस्ट मानते हैं। उदात्त की अवधारणा का पूरा अध्ययन करने पर लगता यही है कि उनका झुकाव जो है, या उनके अंदर, उनके विचारों में स्वच्छंदतावाद का मूल उत्स देखा जा सकता है। तो इस रूप में लॉन्जाइनस जो है वह उनका समय और उनके विचारों के बारे में जो है हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। लॉन्जाइनस का एक ही ग्रंथ है और उसका नाम है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस जो है वो ग्रंथ लगभग 1200 साल बाद में 1554 ईस्वी में वो प्राप्त हुआ था। यानी कि अगर हम उनका समय 3री शताब्दी माने, हालांकि कुछ लोग उन्हें पहली शताब्दी का मानते हैं, लेकिन अगर हम उनको 3री शताब्दी का भी माने तो लगभग 1200 साल तक उनका यह एकमात्र ग्रंथ जो है वो लुप्त रहा, वो मिला नहीं। वो 16वीं शताब्दी में जाकर कहीं प्राप्त हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रंथ प्राप्त हुआ वह भी पूरा नहीं था, उसका 1/3 हिस्सा कम से कम जो है उसमें नहीं है, सिर्फ 2/3 हिस्सा है। इसलिए वो पूरी किताब में उनके विचारों का पूर्ण रूप हमारे सामने नहीं आता। लेकिन उनकी जो मुख्य अवधारणा उदात्त की अवधारणा है, वो उदात्त की अवधारणा जरूर इस पुस्तक के आधार पर हमारे सामने आती है। इसका
अनुवाद हुआ और अनुवाद के कई सारे प्रयास हुए। ग्रंथ मिलने के लगभग 70-80 साल बाद में इसका एक अंग्रेजी संस्करण निकला। लैंगवेल ने इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया था। अंग्रेजी संस्करण से ऐसा लगता है कि लैंगवेल ने उसका पूरा अनुवाद नहीं किया, बल्कि जो पुस्तक थी उसका सार संक्षेप या उसमें जो मुख्य धारणाएं हैं वो उन्होंने शायद अंग्रेजी में प्रस्तुत की। लेकिन इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है 1662 में किया गया और 1662 में जॉन हॉल ने इसका अनुवाद किया था और जॉन हॉल ने इसका अनुवाद हाइट ऑफ इलोक्वेंस के नाम से किया था। हाइट ऑफ इलोक्वेंस का मतलब है वाणी की पराकाष्ठा, वाणी का चरम रूप। आप देखेंगे कि ये इसमें अभी तक सबलाइम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से दूसरा अनुवाद 1680 में फिर किया गया अंग्रेजी में जॉन पेंटेसी ने, और जॉन पेंटेसी ने जो इसका अनुवाद किया उस अनुवाद का शीर्षक उन्होंने दिया लॉफ्टीनेस और एलिगेंसी ऑफ स्पीच। तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है भाषा का लालित्य या उत्तुंगता। यहाँ पर भी सबलाइम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि जो भी विचार थे, इप्सुस जो शब्द है पेरी इप्सुस में, इस इप्सुस के अनुवाद में जाहिर है कि कठिनाइयाँ आ रही थी कि उसका ठीक ठीक क्या अनुवाद किया जाए। पहली बार सबलाइम शब्द का प्रयोग जो है इसकी फ्रांसीसी अनुवाद से सामने आया 1674 यानी 17वीं शताब्दी में ही। बोइलो जो एक बड़े विद्वान थे फ्रांस के, उन्होंने इसका अनुवाद किया था और उन्होंने इप्सुस शब्द का अर्थ किया सबलाइम, जिसको हिंदी में हम उदात्त कह सकते हैं। तो पहली बार ये बोइलो की देन है कि उन्होंने इप्सुस को जो है वो उदात्त कहा। हिंदी में इसका अनुवाद अभी बहुत हाल की घटना है, 20वीं शताब्दी के अंदर हिंदी में इसके अनुवाद हुए। 1899 में जो इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था रीज रॉबर्ट्स ने, वास्तव में पेरी इप्सुस का कई बार अनुवाद हुआ है और कई लोगों के द्वारा अनुवाद हुआ है। तो रीज रॉबर्ट्स ने जो अनुवाद किया था 1899 में, उस अनुवाद के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र और नेमिचंद्र जैन ने मिलकर इसका हिंदी में अनुवाद किया और उसे नाम दिया काव्य में उदात्त तत्व। रीज रॉबर्ट्स ने जो अनुवाद किया था उसका टाइटल था लॉन्गिनुस ऑन द सबलाइम। सबलाइम एक तरह से जो है वो अब पूरी तरह से स्वीकृत हो गया था और सबलाइम के लिए हिंदी में उदात्त शब्द स्वीकृत हुआ। लेकिन इस किताब को हिंदी में जब अनुवाद किया डॉक्टर नगेंद्र और नेमिचंद जैन ने, नगेंद्र हिंदी के बड़े आलोचक थे और नेमिचंद्र जैन जो है कवि भी थे और आलोचक भी थे, और इन्होंने मिलकर इसे काव्य में उदात्त तत्व के नाम से अनुवाद किया था। और ये अनुवाद अंग्रेजी के अनुवाद का से किया गया था। 1927 में फिर एक अंग्रेजी अनुवाद सामने आया और वो हैमिल्टन फाइप के द्वारा किया गया था। और हैमिल्टन फाइप ने जो अनुवाद किया था 1927 में, उसको आधार बनाकर प्रोफेसर निर्मला जैन ने इसका हिंदी में अनुवाद किया भारत भूषण अग्रवाल के साथ मिलकर। भारत भूषण अग्रवाल भी नेमिचंद जैन की तरह तार सप्तक के एक बड़े कवि थे, प्रगतिशील कवि। और ये इस किताब का नाम रखा गया उदात्त के विषय में, जबकि इससे पहले जो अनुवाद हुआ था उस अनुवाद में काव्य में उदात्त तत्व की चर्चा हुई, लेकिन अब जो अनुवाद हुआ उसमें उसे काव्य के विषय में जो है काव्य को शब्द को हटा दिया गया और उदात्त के विषय में, यानी उदात्त पर ही, क्योंकि किताब जो है लॉन्गिनुस की या लॉन्जाइनस की, वो दरअसल उदात्त के बारे में है और वो उदात्त की चर्चा जो है
केवल काव्य के संदर्भ में ही लागू नहीं होती, वो साहित्य की सभी विधाओं पर उसे लागू किया जा सकता है। ये जरूर है कि मध्य युग के अंदर दो ही साहित्य की विधाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, काव्य और नाटक। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उदात्त तत्व है क्या, उदात्त कहते किसे हैं। दरअसल उदात्त जो है साहित्य का एक ऐसा गुण है जिससे उसकी उत्कृष्टता का पता लगता है कि कोई साहित्यिक रचना कितनी उत्कृष्ट है, वो कितनी असाधारण है, इसका पता लगता है। और इस बात को लोंजाइनस ने इस तरह से कहा है कि साहित्य मर्मज्ञ मतलब साहित्य को समझने वाला व्यक्ति जब किसी कृति का, किसी रचना का बार बार अध्ययन करता है और उसके बावजूद उसकी आत्मा में किसी उन्नत विचारों की ओर उसकी आत्मा प्रवृत्त नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो रचना जो है वो महान नहीं है। उसमें प्रतीयमान अर्थ में अधिक विचारोत्तेजक सामग्री नहीं होती, बल्कि सावधानी पूर्वक परीक्षण करने से एक तिरस्कारास्पद सिद्ध होती है, यानी कि मतलब तिरस्कार करने योग्य होती है, साधारण रचना है। क्योंकि बार बार पढ़ने पर भी अगर उसमें कोई महान विचार प्रस्तुत किया गया है, उस रचना के अंदर कुछ ऐसी उत्कृष्टता है जो हमारी आत्मा को आकृष्ट कर सके, अगर वैसा नहीं है तो निश्चित रूप से वह रचना जो है बहुत साधारण है। और ऐसी रचना में सच्ची उदात्तता नहीं होती। लोंजाइनस का कहना है कि जो रचना हमारी आत्मा को आकृष्ट ना करे, हमारी आत्मा को उसमें अपने में जो है कहना चाहिए कि हमारी आत्मा पूरी तरह से उसके साथ जुड़ ना जाए और हमारे अंदर अच्छी भावनाएं, उत्कृष्ट विचार न पैदा हो, तो इसका मतलब है कि उसमें उदात्तता नहीं है, सब्लिमेशन की शक्ति नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही, ये तो नेगेटिव रूप में कही, नकारात्मक रूप से उन्होंने बात कही, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी रचना को बार बार पढ़ता है और उसके बाद वह खरी उतरती है, उसे प्रभावित करती है, दूसरी बार पढ़ता है फिर प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई रचना पहली बार पढ़ते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने पहले अध्ययन में पढ़ा था। और अगर हम तीसरी बार पढ़ लेते हैं किसी वजह से, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही साधारण है, तो फिर वो महान रचना नहीं होगी। लेकिन अगर कोई रचना जिसे बार बार हम पढ़ें और हर बार वह उत्कृष्ट नजर आए, हर बार हमारी आत्मा को अपनी तरफ आकृष्ट करे, तो वह रचना इसलिए आकृष्ट करती है क्योंकि उसमें इस बात की शक्ति होती है हमारी आत्मा को अपनी तरफ खींचने की। उसकी स्मृति बहुत गहरी होती है जो मिटती नहीं, हमारी आत्मा पर उसकी छाप पड़ जाती है, उसका प्रभाव रहता है। और ये सब इसी वजह से होता है कि उसमें उदात्तता होती है, उसमें सब्लिमेशन होता है, उदात्तीकरण होता है। आमतौर पर उदात्तता के उन्हीं उदाहरणों को सच्चा और सूक्ष्म समझना चाहिए जो सभी को सर्वथा आनंदित करे। यानी कि जो रचना उदात्त तत्व से समाहित है, जिसमें उदात्त तत्व है, वो रचना सबको अपनी तरफ आकृष्ट करेगी। जिसमें उदात्तता नहीं है, वो रचना कभी भी सबको आकृष्ट नहीं कर सकती। वो बहुत साधारण रचना होती है, वो थोड़े समय के लिए आकृष्ट करेगी, हर समय के लिए वो आकृष्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से वो उदात्तता को एक तरह से उत्कृष्ट रचना का पैमाना मानते हैं। उत्कृष्ट रचना जो है वो वही होती है जिसमें उदात्तता होती है। उदात्तता को आप किस रूप में समझते हैं, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। उदात्तता का मतलब जो है कि हम किसी रचना को पढ़ें तो हमारी भावना जो है, हमारी चेतना जो है, वो ऊपर की ओर उठे, हमारे अंदर उत्कृष्ट विचार पैदा हो। तो उदात्तता के मुख्य स्रोत क्या है, उसको लोंजाइनस ने समझाने की कोशिश की है कि उदात्त रचना वह होती है जिसमें महान विचारों के उद्बोधन की
क्षमता होती है, जिसमें महान विचारों के उद्बोधन की क्षमता होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारे जो महान रचनाकार हैं, चाहे कालिदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, या आधुनिक युग में निराला वगैरह हिंदी में, या रविंद्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, ये इसलिए महान रचनाकार हैं क्योंकि उनमें, उनकी रचनाओं में महान विचारोद्भावना की क्षमता होती है। वो महान विचारों को पैदा कर सकती है उनकी रचनाएं, पढ़ने वालों के मन में, देखने वालों के मन में। दूसरी चीज़ यह है कि उसमें प्रेरणा प्रसूत एवं उद्यम आवेग होता है, उद्दाम आवेग होता है। यानी कि एक तो वो प्रेरणा पैदा करती है हमें अच्छे काम के लिए, अच्छे मतलब हमारे जीवन को वो उत्कृष्टता की तरफ ले जाती है, ऊंचाई की तरफ ले जाती है। हमारे अंदर तुच्छता, निकृष्टता जो होती है उससे हमें मुक्त करती है, और हमारे आवेग को जो है उद्दीप्त करती है, हमारे आवेग को उद्दीप्त करती है। ये दोनों तत्व जो हैं लॉन्जाइनस, इनको नैसर्गिक मानते हैं। अगर किसी रचना में ये दोनों नैसर्गिक तत्व हैं तो वो महान रचना होने की, कहना चाहिए कि उसमें संभावना बढ़ जाती है। क्या क्या? नंबर एक, उसमें उच्च विचार पैदा करने की शक्ति हो, विचारोद्भावना जो कही गई है कि महान विचार पैदा करने की जिसमें क्षमता हो। और दूसरी चीज़ कही है कि जिसमें प्रेरणा देने की शक्ति हो, जिसमें आवेग को उद्दीप्त करने की शक्ति हो। ये दोनों नैसर्गिक चीज़ें हैं, और ये अगर किसी में है तो निश्चित रूप से वो रचना महान होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो रचना बहुत साधारण कोटि की होगी, और वो साधारण इसलिए होगी क्योंकि वो न तो उसमें उच्च विचार होते हैं और न उसमें जो है प्रेरणा देने की शक्ति होती है। लेकिन ये दो चीज़ें ही पर्याप्त नहीं होती महान रचना के लिए या उदात्त रचना के लिए। उसके लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। वो कौन सी है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। उदात्त के जिन दो नैसर्गिक तत्वों की चर्चा हमने की, उसके अलावा तीन तत्वों की चर्चा लॉन्जाइनस ने और की है। वे उससे भी कोई भी काव्य या कोई भी कृति जो है उदात्त बनती है, लेकिन उसके लिए कवि को अपनी तरफ से भी प्रयास करना होता है। वो है, एक तो है समुचित अलंकार योजना, यानी कि एक ऐसी अलंकार योजना जिसमें भाव और अभिव्यंजना से संबंधित अलंकार आते हैं, और उनकी योजना इस तरह से करनी कि जिससे उदात्तता का समावेश हो। दूसरा है साधु भाषा। साधु भाषा से उनका मतलब है कि ऐसा शब्द चयन होना चाहिए, ऐसी रूप होना चाहिए, इस तरह के, और भाषा का ऐसा विस्तार होना चाहिए कि उदात्तता का तत्व आए। तो एक तरह से देखें तो उनके यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है, जो कहना चाहिए कि नैसर्गिक प्राकृतिक मानी जाती है, और कुछ के लिए रचनाकार को प्रयास करना पड़ता है। और अंतिम जिसके लिए उदात्त रचना बनती है, वो रचना विधान, पूरा का पूरा रचना विधान जो है वो बहुत गरिमामय होना चाहिए। उसमें क्षुद्रता नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है कहना चाहिए तुच्छपन नहीं होना चाहिए, वो गरिमामय हो। उसमें एक तरह का चाहे तो कह सकते हैं कि एक तरह का वो आभिजात्य हो। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो उदात्त के ये तत्व हैं, और उसी से उदात्त का समावेश होता है। इसके बाद में वो उदात्त शैली के तत्वों की चर्चा करते हैं। उस उदात्त शैली की तत्वों की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वो विस्तारणा के बारे में बताते हैं, यानी कि जिसमें विस्तारणा का तत्व, विस्तारणा मतलब विस्तार से है। और उनका कहना है कि उदात्त अभिव्यंजनाएं जो होती है उसमें विस्तारणा का तत्व होता है, और ये विस्तारणा का मतलब केवल फैलाव से नहीं है या उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से नहीं है, बल्कि एक तरह से उसके अंदर उसका जो गुण है
आंतरिक गुण है, वो आंतरिक गुण जो है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। खुद उनके शब्दों में कहें तो काव्य में जहाँ उदात्त अभिव्यंजनाएँ आती जाएं, वहाँ यह विस्तारणा नामक अलंकार होता है। विस्तारणा में यदि उदात्त को निकाल दिया जाए तो यह बिना प्राण की काया होगी। जैसे शरीर में से प्राण निकाल लिए जाते हैं, उसी तरह से अगर विस्तारणा नहीं होगी तो उदात्त भी नहीं होगा। किसी विषय के समस्त घटक अंगों और अंगभूत प्रसंगों की समष्टि ही विस्तारणा है, जिसमें विषय के विस्तार द्वारा युक्ति में बल आता है। तो विस्तारणा उनके अनुसार उदात्त शैली की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी उनकी दृष्टि में जो विशेषता है वो है अलंकार का उचित उपयोग। देखिए, अलंकार, वो ये तो मानते हैं कि अलंकार हो, क्योंकि अलंकार का मतलब केवल ये जो हम संस्कृत और हिंदी परंपरा से जानते हैं उससे नहीं है, बल्कि जिससे भी काव्य की शोभा बढ़ती है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो अलंकार का यदि उचित प्रयोग किया जाए तो उदात्त की प्रतिष्ठा में उसकी सहायता कमतर नहीं होती, उसकी सहायता जो है वो बहुत होती है। और उत्कृष्ट अलंकार वही होते हैं जो कि अलंकार की तरह नजर ना आए। अलंकार अपने उत्कृष्ट रूप में तभी उपस्थित होता है जब इस तथ्य की ओर ध्यान ही न जाए कि वहाँ अलंकार है। तो अलंकार की विशेषता यही है कि वो अलंकार की तरह नज़र नहीं आना चाहिए, वो उसके स्वाभाविक अंग की तरह नज़र आना चाहिए। अलंकार प्रयोग के साथ जो अविश्वास संश्लिष्ट रहता है, उदात्तता एवं आवेग उसके प्रतिकार स्वरूप है। कि जो हमने पहले नैसर्गिक गुणों की चर्चा की थी, एक तरह से ये अलंकार के प्रयोग जो है उसको समृद्ध करते हैं, वो उसके विरुद्ध नहीं होते। तो इस तरह से ये उदात्त शैली के दूसरी विशेषता वो मानते हैं, पहली विस्तारणा, दूसरी अलंकारों का उचित प्रयोग, और तीसरी बात वो कहते हैं पद योजना। जो पद योजना है, ये आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर ये काव्य के संदर्भ में ही ये सारी विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं कि पद योजना भी ऐसी होनी चाहिए जो सामंजस्यपूर्ण हो। जैसे वो उदाहरण दे के कहते हैं कि सामंजस्यपूर्ण शब्द योजना मनुष्य के सुख संतोष का ही सहज कारण नहीं, वरन उदात्त वचन और भावावेग का भी आश्चर्यजनक साधन है। मानव शरीर की रचना की भांति वाणी में भी उदात्त का एक मुख्य कारण होता है उसके अवयवों का विन्यास। इन अवयवों का यदि परस्पर विच्छेद कर दिया जाए तो प्रत्येक में अपने आप में कोई विशेषता नहीं होती। यानी कि जो पद योजना होती है, उस पद योजना के प्रत्येक अंग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वो अपनी पूर्णता में जो है श्रेष्ठ होते हैं, वो अलग अलग अपनी श्रेष्ठता नहीं होती उनमें, वो अपनी पूर्णता में श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पूर्ण बनकर ही वो प्रभावशाली होते हैं। इसी प्रकार वो जिस गरिमा में योजना की रचना विधान की बात की गई है, उसी को वो फिर दोहराते हुए कहते हैं कि गरिमा के तत्वों में भी परस्पर विच्छिन्नता कर दी जाए तो वो उदात्त तत्व को खंडित कर बिखरा देते हैं। यानी कि वहाँ पर भी वो परस्पर विच्छिन्नता नहीं होनी चाहिए, वे आपस में एकजुट होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। परंतु संसर्ग द्वारा यानी कि एक दूसरे से जुड़कर वो एक पूर्णता का निर्माण करते हैं, पूर्णता को संगठित करते हैं और सामंजस्य की श्रृंखला में बंध जाने पर अपनी वर्तुलता में ही वे सुंदर हो उठते हैं और तभी जो है उदात्त अपने पूरे अद्भुत रूप में हमारे सामने आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो जिस चीज़ पर बल देते हैं वो देते हैं आपसी सामंजस्य में, संतुलन में, और उसके रचना के प्रत्येक अंग में इस तरह की समन्विति में जो कि उसके विच्छिन्नता को, उसके बिखराव को जो है प्रकट ना हो। अगर विच्छिन्नता है, बिखराव है,
कोई अंग ज़्यादा प्रभावशाली है और दूसरा बहुत कमज़ोर है, तो रचना कभी भी उदात्त तत्व से नहीं होगी। उदात्तता तभी आएगी जब उस रचना का पूरा संगठन और पूरी संयोजन जो है वो प्रभावशाली होगा। अंत में वो चर्चा करते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो उदात्तता में अवरोधक बनती है। उसके लिए उन्होंने जो है 4 बातों की चर्चा की है कि ये 4 बातें अगर किसी रचना में है तो फिर वो उदात्त रचना नहीं होगी। एक तो वागाडंबर। वागाडंबर का मतलब है कि जिसमें बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें कही जाए, हैं, अतिरंजनापूर्ण बातें कही जाए और ऐसी बातें कही जाए जो कि दरअसल बातों के प्रभाव को कम करते हैं। चमत्कार तो पैदा कर सकते हैं वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके अंदर बातों में बहुत ज़्यादा उत्कृष्टता नहीं होगी। दूसरा है कि अगर नीरसता है, एक तरह से मतलब कहना चाहिए कि उसमें आवेग नहीं है, जिस उद्दाम आवेग की चर्चा की थी वो आवेग नहीं है और उसकी जगह नीरसता है, तब भी रचना उदात्त नहीं होगी। ये उदात्त को कम करने वाली तत्व हैं। और तीसरा है असामयिक, कि पूरी रचना के अंदर कब कौन सी तत्व आना चाहिए, कब कौन सी बात कही जानी चाहिए और किस तरह से कही जानी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। असामयिक अगर होगा तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। और अंतिम यह है कि आवेग हो लेकिन खोखला आवेग हो, उसका कोई अर्थ न हो, उसका कोई प्रभाव ना हो, तो ऐसा खोखला आवेग भी जो है रचना को उदात्त नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है और इसी से रचना में उदात्त तत्व का समावेश होता है। कौन सी चीज़ों से उदात्त तत्व का समावेश होता है और कौन से अवरोध पैदा करते हैं, अगर इनको ध्यान में रखें तो हम रचना में उदात्त तत्व को पहचान सकते हैं। ये लोंजाइनस का मानना है। धन्यवाद।